ओके, तो हम लोग वो कर रहे थे, क्या नाम है उसका, मिसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहां तक मुझे याद है यही कर रहे थे ना। हाँ, रखा है क्या? या रखा ये हूँ। कहाँ रखा हूँ? म्यूट म्यूट नहीं हुआ है क्या? चलिए, हो गया ना ना। तो मैंने कुछ लिखवाया नहीं था ना, इसमें कुछ लिखवाया भी था, कुछ लिखवाया था मिसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ओके ना। नेक्स्ट समझा दिया था मुझे जहां तक याद है, डायग्राम समझाया था, दोबारा डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन समझाया था मैंने ना। राइट डाउन, replication of DNA is semi conservative. Replication of DNA is semi conservative, is experimentally proven by Michelson and Stahl. नेक्स्ट पढ़ लीजिए। They cultured E. coli they cultured E. coli for several generations in a medium containing in a medium containing heavy isotope of nitrogen, that is N15. In bracket write down, it is not radioactive. It is not radioactive. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। DNA is isolated DNA is isolated and subjected to cesium chloride density gradient cesium chloride density gradient centrifugation a heavy band that is N15 band is obtained
that is N15. N15 band is obtained. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. Now bacteria is transferred to a medium. Bacteria is transferred to a medium containing normal nitrogen, that is N14, that is N14, and after 20 minutes, DNA is isolated and subjected to cesium chloride density gradient centrifugation. Cesium chloride density gradient centrifugation. A hybrid band or N15 N14 band is obtained. A hybrid band or N15 N14 band is obtained. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. अगेन आफ्टर 20 मिनट, मतलब 20 + 20, अगेन आफ्टर 20 मिनट DNA was isolated. Again after 20 minutes, DNA was isolated and subjected to cesium chloride density gradient centrifugation. Cesium chloride density gradient centrifugation. A hybrid band प्लीज यार म्यूट कर लो, आज यहाँ से म्यूट हो नहीं रहा है, आप लोग अपने आप को म्यूट रखो, ठीक है. प्लीज म्यूट कर लो सब अपने आप को, यहाँ से हो नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है, बट हो नहीं पा रहा है, ठीक है. A hybrid band, that is N15 N14 band,
and a light band that is N14 band, a light band that is N14 band is obtained on the basis of this experiment. They concluded that a replication of DNA is semi-conservative. A replication of DNA is semi-conservative as parent DNA is equally distributed between replication of DNA is semi-conservative. Replication of DNA is semi-conservative as parental DNA is equally distributed between progeny. अब इसको थोड़ा समझ लो, अब जो कहानी लिखा उसको समझ लो फिर से दोबारा। इसने इकोलाई को लिया, इस मीडियम में NH4Cl सॉल्ट को यूज किया जहां पर नाइट्रोजन N15 था। याद रखना ये हेवी आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव नहीं है। अब इससे डीएनए को आइसोलेट किया और उस डीएनए का सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन किया। तो क्योंकि हेवी नाइट्रोजन है तो नीचे की तरफ एक बैंड बना, ठीक है, यहां एक बैंड बना N15 बैंड। अब उसके बाद बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जहां पे हमारा जो नाइट्रोजन था वो नॉर्मल था N14। अब ये बैक्टीरिया इकोलाई 20 मिनट में एक बार डिवाइड करता है। आफ्टर 20 मिनट एक इसका रेप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है। तो 20 मिनट के बाद डीएनए को आइसोलेट किया गया। तो अब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, ये ब्लैक वाला दो पैरेंटल हो गए और दोनों ने नया बना लिया। मैंने N14 वाले को ब्लू से डिनोट किया है। ये हमारा N15 है, ठीक है, और ये N15 है और ये N14 है, ठीक है, ये N15 है, ये N14 है। तो इन्होंने उसको फिर से सीजियम क्लोराइड डीजीसी इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था लिखने का। तो देखा कि अब दोनों तो हाइब्रिड डीएनए, एक पैरेंटल है स्ट्रैंड और एक नया है सिंथेसाइज। तो देखा कि एक बैंड बना यहाँ पे, दैट इज हाइब्रिड बैंड N15 N14। उसके बाद फिर क्योंकि ये फिर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा आफ्टर 20 मिनट, तो अगेन आफ्टर 20 मिनट, मतलब 20 + 20 40 मिनट, ठीक है, डीएनए को आइसोलेट किया गया, ठीक है, बैक्टीरिया से। तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, एक ब्लैक एक ब्लू, इधर से एक ब्लैक एक ब्लू, तो ब्लैक का नया ब्लू बन गया, ये ब्लू अपना नया ब्लू बना लिया क्योंकि N14 को हम ब्लू से डिनोट कर रहे हैं। फिर इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन किया गया, तो ये दोनों जो है ये दोनों तो लाइट बैंड बनाएंगे और ये हाइब्रिड बैंड हो गया। तो हाइब्रिड का एक बैंड बन गया और लाइट का एक बैंड बन गया। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव है, एंड एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द प्रोजेनी फ्रॉम पैरेंट। समझ में आया सबको? चलो जल्दी से इसको बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए इसको। ये तो हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखा। क्रोमोसोम का भी जो रेप्लिकेशन होता है इट इज ऑल्सो सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है।
The chromosomal replication, it is also semi-conservative, and it was experimentally proven by Taylor et al. टेलर इटॉल, इटॉल का मतलब होता है जैसे दो से ज्यादा में, जैसे टेलर स्मिथ होता है, दोनों का नाम मैं लिखता, लेकिन मान लो टेलर स्मिथ, रॉबर्ट्स, अल्फा बीटा गामा, 4-5 नाम है, तो जो मेन वर्कर होता है उसका नाम लिख देते हैं, उसके बाद इटॉल लिख देते हैं। तो जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन है ये भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय टेलर इटॉल बाय यूजिंग विक्सिया फाबा, which is commonly known as faba bean, faba bean as an experimental material, as an experimental material. इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सब्सटेंस यूज किया ट्रेस करने के लिए, दे यूज्ड रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन. Okay, write down. Replication of chromosome is semi-conservative. Replication of chromosome is semi-conservative. Was experimentally proven by Taylor et al. Taylor et al. By using विसिया फाबा और फाबा बीन. ये क्वेश्चन भी आया हुआ आई थिंक 3-4 साल पहले. By using विसिया फाबा और फाबा बीन as an experimental material, as an experimental material, they used radioactive thymidine. They used radioactive thymidine. They used radioactive thymidine. thymidine. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. थोड़ा सा इसको सुन लो, ठीक है. इसके बाद फिर एक एक करके हम लोग इसको करते जाएंगे, ठीक है ना. जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, ठीक है, हमने आपको बता दिया सेमी कंजर्वेटिव होता है. ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का, इट इज कैरिड आउट बाय एन एंजाइम दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. क्या नाम बोला मैंने? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. इसका मतलब क्या है? पॉलीमराइजेशन मतलब किसको ऐड कर रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा. लेकिन इसका जो फंक्शन है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएनए. दैट्स व्हाई वी कॉल इट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, यस, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ये एंजाइम, और ये एंजाइम जो है, इट इज हाईली एफिशिएंट एंजाइम एंड हाईली एक्यूरेट एंजाइम. जैसे मैंने आपको बताया था कि ई कोलाई में वी हैव 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर, इतना होता है. And to polymerize this number of base pair, this enzyme requires only 18 minutes. 18 मिनट में ये पूरा ये पॉलीमराइज कर देता है, ठीक है. और ये जो पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है. अगर इसका आप रेट कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. तो इतना एफिशिएंट है. अगर इतनी जल्दी में ये काम कर रहा है, और अगर मान लो बेस गलत लगा दे,
तो अगर आपको याद होगा तो मैंने ATGC वाला ट्रांजिशन ट्रांसलेशन, अगर गलत बेस लग गया तो दैट विल लीड टू म्यूटेशन. Apart from efficiency, it is highly accurate because any mismatch during this polymerization process will lead to mutation. ठीक है? ओके ना. अब क्या होता है कि ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट. जो सबस्ट्रेट ये यूज करता है वो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और इन सिंपल टर्म इट इज न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. तो इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट. तो जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है इट सर्व्स डुअल फंक्शन. ठीक है? क्या दो काम करता है? पहला, इट सर्व्स एज सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, पहला. दूसरा, इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एटीपी जीटीपी, वही तो है ये. एज दिस प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज एनर्जेटिकली हाईली एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. ठीक है? तो ये काम करता है. ठीक है? अब देखो डीएनए का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है? अगर किसी कॉइल्ड स्ट्रक्चर को आप ओपन करना है तो आपको उसमें कट मारना पड़ेगा. तो एक एंजाइम होता है जो उसमें कट मारता है, मैं बाद में बताऊंगा नाम सबका जब प्रोसेस में. और फिर अनवाइंड होता है डीएनए के स्ट्रैंड. ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं निक, कहते हैं. कट मीन्स निक. ठीक है? अब निक हुआ, उसके बाद अनवाइंडिंग होगा स्ट्रैंड का. जब आप देखोगे तो पूरा स्ट्रैंड एक बार में नहीं खुलता. ठीक है? पूरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो एक बार में नहीं खुलता. ओनली पार्ट ऑफ स्ट्रैंड विल ओपन. और जो ओपन पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, FORK. FORK. तो अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि भाई एक बार में ही पूरा स्ट्रैंड क्यों नहीं ओपन हो जाता है? एक बार में ही ओपन हो जाना चाहिए था. एक बार में इसलिए ओपन नहीं होता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. उतना एनर्जी नहीं है, उतना एनर्जी एक बार में आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए पूरा एक बार में ओपन नहीं होता है. अब जब दो स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे तो दोनों स्ट्रैंड तो कॉम्प्लीमेंट्री है बेस पेयर कैरिंग के कारण. तो अगर आप उसको ऐसे छोड़ दोगे तो वापस आके जुड़ जाएंगे, वो वापस आके जुड़ जाएंगे ना. तो होता क्या है कि जैसे ये ओपन होगा तो दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड से SSB प्रोटीन आके बाइंड कर जाएंगे. SSB, सिंगल स्ट्रैंड डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन. उनका पर्पस सिर्फ यही है कि वो दोनों स्ट्रैंड को जुड़ने ना दे. अब ये जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होता है. ठीक है? अब ये जो फिक्स पॉइंट है जहां से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अगर आप प्रोकैरियोट में देखेंगे तो वहां पे सिंगल ओरी होता है, एक ही ओरी होता है. और अगर आप यूकैरियोट में देखोगे तो वहां पे मल्टीपल ओरी होता है. मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से यूकैरियोट में शुरू हो सकता है, प्रोकैरियोट में एक फिक्स प्लेस से शुरू होगा, एक ही जगह होता है. सिंगल ओरी, मल्टीपल ओरी. अब देखो, अभी आपने बायोटेक पढ़ा नहीं है, आगे आप लोग बायोटेक पढ़ेंगे. तो बायोटेक में आप ये देखेंगे कि हम लोग वेक्टर्स यूज करते हैं. वेक्टर्स यूज करने का पर्पस यही है कि वो ओरी प्रोवाइड करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि आप जो भी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप कॉपी कर पाए. ठीक है? एक सेकंड, फोन बज रहा है, एक सेकंड. ना, तो मैं क्या बता रहा था कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर्स यूज करते हैं जीन क्लोनिंग के लिए. वेक्टर्स यूज करने का पर्पस यही है कि हमें ओरी चाहिए. ठीक है? और यूकैरियोट में मल्टीपल ओरी होता है, प्रोकैरियोट में सिंगल ओरी होता है. ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जब हमारा डीएनए का स्ट्रैंड ओपन होगा तो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा. ठीक है? जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है नया स्ट्रैंड. अब इसको थोड़ा समझो. देखो, ऐसे मैं डायग्राम बाद में बनाऊंगा, इसे समझने के लिए बता रहा हूं. तो ऐसे करके हमारा अगर ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क आया, ठीक है, ये 5' है, ये 3' है, ये 3' हो गया, ये 5' हो गया. ठीक है? अब देखो,
जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो हमेशा 5' से 3' में नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर तो ये सीधा ऐसे सिंथेसाइज कर देगा क्योंकि पोलैरिटी मिल रहा 5' 3' का, ये 5' एंड हो गया, ये 3'। लेकिन इधर तो ये खुला ही नहीं है, तो इधर तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है सिंथेसिस ऐसे। तो ये हमारा जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, इसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड एंड दिस इज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, तो एक में कॉन्टिन्यूस होगा, एक में डिसकंटिन्यूस। और ये जो फ्रैगमेंट्स हैं इनको हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अभी डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब क्या है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये अपने आप नया स्ट्रैंड बनाना शुरू नहीं कर सकता, इसको प्राइमर चाहिए। ठीक है, इसको इनिशिएशन पॉइंट चाहिए। तो ये जो इनिशिएशन पॉइंट है दिस इज योर आरएनए प्राइमर। ठीक है, एंड एंजाइम जो इसको बनाता है दैट इज प्राइमेज। प्राइमेज इस आरएनए प्राइमर को बनाएगा। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो या कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होगा उसमें सिंगल प्राइमिंग होगा, लेकिन जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है इसमें मल्टीपल प्राइमिंग होगा, देयर विल बी मल्टीपल प्राइमिंग। अब क्या है कि हमारा बन गया, धीरे धीरे खुलता जाएगा और बनता जाएगा। अब क्या है कि ये सबसे पहला काम है कि इस आरएनए प्राइमर को हटाना। तो आरएनए प्राइमर को हटाने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज का ही है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। ठीक है, अभी एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस आपने पढ़ा नहीं है तो मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। तो डीएनए पॉलीमरेज का ही काम है कि वो आरएनए प्राइमर को हटाएगा। अब जब इसको हटा देगा आरएनए प्राइमर को, लेकिन ये तो डीएनए फ्रेगमेंट है, तो इन फ्रैगमेंट को फिर जोड़ना भी है। अरे टू डिफिकल्ट पहले ही मान लोगे तो फिर तो भगवान भी नहीं करवा सकता। टू डिफिकल्ट, हाथ खड़े कर दिए, टू डिफिकल्ट। क्या होता है टू डिफिकल्ट? नथिंग इज टू डिफिकल्ट, इट इज ऑल अबाउट योर दिस मेंटल स्टेट। ठीक है, ओके। तो अब ये जो फ्रैगमेंट्स हमारे बन गए, ठीक है, इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ना है। इनको जोड़ने का जो काम है, इसलिए मैं पहले समझा रहा हूं कि दोबारा फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, दोबारा लिखवाऊंगा। इन फ्रैगमेंट्स को जो जोड़ेगा वो एंजाइम है, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, और टेक्निकली इट इज रिफर्ड एज डीएनए लाइगेज। इसलिए मैं इस टॉपिक को 2-3 बार पढ़ाता हूं, एक बार समझाऊंगा, फिर अभी दोबारा लिखाऊंगा, फिर और समझाऊंगा, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक में। देखिए बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। नहीं तो डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी बिग टॉपिक, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना है, लेकिन आपके लेवल पे कुछ नहीं पढ़ना है। इसलिए पहले से स्टेट ऑफ माइंड मत बना लो, इट इज टू डिफिकल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर नहीं होगा टॉपिक में आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, राइट डाउन। replication of DNA, replication of DNA is carried out by enzyme DNA dependent DNA dependent DNA polymerase DNA dependent DNA polymerase it is a highly efficient enzyme. It is a highly efficient enzyme and highly accurate enzyme. It is highly efficient enzyme and highly accurate enzyme. As in order to polymerize, as in order to polymerize 4.6
into 10 raised to power 6 base pair in E. coli it takes 18 minutes in order to polymerize 4.6 into 10 raised to power 6 base pair. It takes 18 minutes. It takes 18 minutes with the rate of 2000 base pair with the rate of 2000 base pair per second. 2000 base pair per second. Next one लिखिए. It is highly accurate. It is highly accurate because any mismatch during pairing. It is highly accurate because any mismatch during pairing results in mutation. Results in mutation. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ लीजिए. This enzyme uses nucleoside triphosphate as substrate. Nucleoside triphosphate as substrate. Next point again. Nucleoside triphosphate serves dual function. Nucleoside triphosphate serves dual function. Nucleoside triphosphate serves dual function. That is apart from acting as substrate, it also serves as source of energy. It also serves as source of energy. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Apart from the enzyme, DNA polymerase
apart from the enzyme DNA polymerase, various other enzymes are also involved in replication of DNA. Various other enzymes are also involved in replication of DNA. ठीक है, पहले नाम लिस्ट कर लेते हैं, फिर काम जब फंक्शन होगा मैं बताता जाऊंगा. फर्स्ट लिखिए DNA गायरेज, DNA गायरेज in bracket write down prokaryotes. सेकंड लिखिए function of DNA gairase, function of DNA gairase in eukaryote is performed by topoisomerase and helicase topoisomerase and helicase. Function of DNA gairase in eukaryote, function of DNA gairase in eukaryote is performed by topoisomerase and helicase. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए primase, third enzyme, primase, also known as DNA dependent DNA dependent RNA polymerase, RNA polymerase. फोर्थ लिखिए DNA ligase, DNA ligase also known as molecular glue, DNA ligase also known as molecular glue. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए process of replication, process of replication starts from a fixed point, process of replication starts from a fixed point known as ORI, known as ORI, that is origin of replication, that is origin of replication. In case of prokaryote, in case of prokaryote, there is single ORI. In case of prokaryote, there is single ORI, whereas in case of eukaryote, there is multiple ORI. In case of eukaryote, there is multiple ORI. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
अगला लिखिए। ओके, नेक्स्ट, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये इसी पॉइंट में ब्रैकेट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्वेश्चन आया हुआ पहले भी। ब्रैकेट में एक पॉइंट लिख लीजिए, vectors are used in biotechnology, vectors are used in biotechnology as they provide ORI. Vectors are used in biotechnology as they provide ORI, origin of replication. ठीक है, as they provide ORI, origin of replication. हाँ, वेक्टर्स आप पढ़ेंगे बायोटेक में, आपको पढ़ना बहुत सारा डिटेल में पढ़ाएंगे मनीष सर आपको। ठीक है, सब बताऊंगा, गायरेज का भी फंक्शन बताऊंगा, हेलिकेज। अभी तो मैं सिर्फ अभी भूमिका बांध रहा हूं, अभी तो कुछ किए, डायग्राम भी नहीं बनाया, वो भी डायग्राम हटा लिए। चिंता मत करो, मैं तो अभी वो पार्ट पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी में है, उसके सारा कुछ डिटेल में जाएगा। ठीक है, ओके ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, complete strand of DNA do not open in one go, do not open in one go, as it is energetically expensive process, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, energetically expensive process. So only part of strand opens, so only part of strand opens, and this is known as replication fork. This is known as a replication fork. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। New strand of DNA is synthesized in 5' to 3' direction, is synthesized in 5' to 3' direction. So in one strand, synthesis of DNA is continuous. Synthesis of DNA is continuous. And this is known as leading strand or continuous strand. This is known as leading strand or continuous strand.
whereas in another strand, synthesis is discontinuous. Synthesis is discontinuous. It is known as lagging or discontinuous strand. Lagging or discontinuous strand. And here fragments of DNA are referred as Okazaki fragment. Here fragments of DNA are referred as Okazaki fragment. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. In discontinuous strand, fragments of DNA are joined by enzyme DNA ligase. Are joined by enzyme DNA ligase. ठीक है, देखो ये जो अभी तक मैंने तुम्हें बताया वो है जो सिर्फ एनसीईआरटी में है. अभी मैंने प्रोसेस को पूरा डिटेल में नहीं बताया. अभी फिर से मैं 3 बार समझाऊंगा इसको ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए. 2 बार हो गया. ठीक है, अभी एक बार डायग्राम बना लीजिए वाला जो एनसीईआरटी वाला है. ठीक है, फिर अब हम लोग डिटेल में इंटर करते हैं थोड़ा सा. इस डायग्राम को बना लीजिए. सर लास्ट एंजाइम का नाम बताना, कौन सा लास्ट? अभी सारे एंजाइम फिर से आएंगे. अब लास्ट एंजाइम डीएनए लाइगेज LIGASE. चलिए ओके, अब हम लोग वापस आते हैं. एक बार फिर से रिकैप मारते हैं. अभी लिखेंगे नहीं कुछ, हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से अच्छे से करेंगे. अब देखो मैंने आपको बताया कि जो डीएनए होता है इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, राइट हैंडेडली कॉइल्ड होता है. जो हम लोग बीडीएनए का पढ़ते हैं, हमने पैकेजिंग भी डीएनए का देखा कि कितने लेवल पे पैकेजिंग है. पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा, फिर सोलेनॉइड, फिर क्रोमेटिन, इतने लेवल पे कॉइलिंग है. अब किसी भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर को अगर हमें ओपन करना है, चलो जाओ घर जाओ, नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे. एक बार इसको पढ़ लेना.